चलो ठीक है। अभी जो सेक्शन है ये बेसिकली होमवर्क दिया था, बस इसलिए दिया था कि आप उसको पढ़ के आएँ। विशेष इसमें ये था कि सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। होमवर्क दिया था सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ के आएँ। अब सवाल जैसे एक बार अगर पढ़ोगे, ये देखो इसमें पढ़ोगे तो कह रहा है कि रो 1 and रो 2 आर द रेजिस्टिविटी ऑफ टू आइडेंटिकल मेटेलिक वायर्स। फाइंड आउट इफेक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ वायर्स इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। दो बातें हो गई। कह रहा है कि रो 1 और रो 2 रेजिस्टिविटी है दो मेटेलिक वायर का, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है। रो कौन सा रो? वो जो फॉर्मूले में आता है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। बात करूंगा उसके ऊपर, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको खोलते हैं, क्या कहना चाह रहा है। अब देखो कई चीजें हैं, क्वेश्चन आपको दिया था, उम्मीद करता हूं कि आपने उसको पढ़ा होगा, डायग्राम भी बनाए होंगे, क्वेश्चन लिख भी लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो लिख लिया करना। यहाँ पे एक वर्ड दिया है जिसका नाम है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का सीधा मतलब होता है, समझ लो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि भाई आइडेंटिकल है मतलब लेंथ और एरिया दोनों उसका सेम है, तभी वो आइडेंटिकल है। अच्छा, आइडेंटिकल है मतलब लेंथ एंड एरिया सेम है। कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। अब देख, इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि रो 1 एंड रो 2 आर रेजिस्टिविटी ऑफ टू मेटेलिक वायर्स। रो 1 एंड रो 2 आर रेजिस्टिविटी ऑफ टू मेटेलिक वायर्स। रो 1 और रो 2 दो मेटेलिक वायर की रेजिस्टिविटी है। अच्छा ठीक है भाई। अब क्या? अब कह रहा है कि भाई इनका आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब लेंथ भी सेम होगा, मतलब पहले वाले के हिस्से में जो लेंथ आया है वो एल, और दूसरे वाले के हिस्से में जो लेंथ आया है वो भी एल, और एरिया तो सेम है इसे। अच्छा, चूंकि चूंकि यहाँ पे इनकी रेजिस्टिविटी R1 एंड R2 है, इसलिए इसके हिस्से में रेजिस्टेंस R1 आएगा, इसके हिस्से में रेजिस्टेंस R2 आएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि आप इफेक्टिव रेजिस्टिविटी बताइए वायर का, अगर उनको सीरीज में जोड़ा। अरे भाई सीरीज में ही है, सीरीज में ही है, तो कैसा रहा होगा? ये देख, इसका शेप ऐसे रहा होगा, शेप ऐसे रहा होगा। दो वायर रहे होंगे, मान लो एक वायर यहाँ खत्म हुआ होगा और उसके बगल में दूसरा वायर आ गया होगा। ये देख, दो तरह के वायर रहे होंगे। बोलो तो कलर इसका चेंज कर देते हैं। ये वायर यहाँ से ऐसे था और ये यहाँ से ऐसे था, दो तरह का वायर हमने लगा दिया। और कहानी इसकी कैसी है ये ऊपर लिख दिया, ऊपर लिख दिया इसकी कहानी को। इस तरीके से दो वायर्स थे, ठीक है भाई, मान लिया, अच्छी बात है। अब जरा सोचो, जब तुमने इनको सीरीज में जोड़ा, सुनो, जब तुमने इन दोनों वायर को सीरीज में जोड़ा, ईमानदारी से देखो इसकी लंबाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसकी लंबाई दो वायर थी, दो वायर थी, एक की लंबाई एल, दूसरे की एल, सीरीज में जोड़ा तो लंबाई कितना बन गया? 2L। ओहो, लंबाई 2L, लेकिन एरिया सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा। पहले जब ये थे तो इनका एरिया ए था, और सीरीज में जोड़ने के बाद भी एरिया ए ही रहा। मतलब कहानी में तुमको बता दूं, सीरीज में जोड़ने से क्या हुआ कि इसमें जो रेजिस्टेंस बन के आया है, ये देखना, इसमें रेजिस्टेंस बन के कुछ ना कुछ आएगा, मान लिया। अच्छा, इस वायर की लंबाई कितनी है? 2L। अब देखो अच्छी बात, क्योंकि ये कनेक्शन सीरीज में है, सीरीज में कनेक्शन होने का मतलब इसमें दो बातें हो गई। एक जो इसका लेंथ है, लेंथ हो गया है डबल, लेंथ हो गया है डबल, और दूसरा इसके पास जो एरिया है वो एरिया हो गया है सेम। लेंथ डबल एरिया सेम, लेंथ डबल एरिया सेम, कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज। अब चलो भैया आगे। अब आगे की लड़ाई क्या है भाई? आगे मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए होगा, क्योंकि जब तक आर इक्विवेलेंट नहीं निकालूंगा उसमें रो कैसे निकाल पाऊंगा। अब सीरीज में आर इक्विवेलेंट सबको पता है, R1 के साथ R2 जोड़ के आता है, बढ़िया बात है। और कोने में एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमको याद है, वो क्या है? R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है भाई, आर इक्विवेलेंट। अच्छा, आर रो, रो नहीं, रो इक्विवेलेंट। एल लिखना है, एल सीरीज में एल 2L हो गया था, अपॉन एरिया, अरे एरिया सेम रहा था। R1 पहले वायर का रेजिस्टेंस, रो 1 लेंथ था उसका, आइडेंटिकल था, देख L बाई ए,
R2 रो, अरे रो उसका रो 2 था, आइडेंटिकल था, तो L और A सेम, L और A सेम, बस हो गया। यहाँ से L और A सबके पास है, कट जाएगा, L और A सबके पास है, कट जाएगा। यहाँ से कोई भी अगर रो इक्विवेलेंट निकालने जाएगा तो वो होगा रो 1 प्लस रो 2, और इधर का ये वाला जो 2 है नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। दिस इज द वैल्यू ऑफ रो इक्विवेलेंट। कब कब? जब कनेक्शन सीरीज का हो। सीरीज में लेंथ तो डबल हो जाता है, लेंथ तो डबल हो जाता है, लेकिन एरिया एरिया सेम रहता है। दो वायर थे पहले, दो वायर थे, दो अलग अलग वायर थे पहले, दोनों आइडेंटिकल थे, अब उनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया था। ठीक है, अब अगली लड़ाई पैरेलल की है, पैरेलल की है, चलो पैरेलल समझते हैं, पैरेलल की है। अब मामला ये है कि पैरेलल में क्या होता है। भाई पैरेलल में सुनना, मेरे पास कहानी कैसी है, एक वायर पहले बना देते हैं इस तरीके से, मेरे पास वायर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वायर ऐसे है, ओके। अब अगर ये पैरेलल में है, सोच, ऐसे मिला दूंगा, ऐसे मिला दूंगा। मजे की बात ये है कि भाई लेंथ तो सेम ही रहेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के मिलने से, पहले वाले के हिस्से में कितना था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए, दूसरे वाले का भी ए, लेकिन नया कितना हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है, तो वही मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। पैरेलल में लेंथ जो पहले सबका एल एल था, जो पहले सबका एल एल था, तो लेंथ सेम। अच्छा, दूसरी बात बदलेगा क्या, एरिया, एरिया जो है ये हो जाता है डबल, मतलब वो हो गया 2a, लेंथ सेम रहेगा, एल रहेगा, बस हो गया। इक्विवेलेंट निकालना है, कोई टेंशन नहीं, इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो भाई पैरेलल में, पैरेलल में तुमको याद है दो रेजिस्टेंस होते हैं, दो रेजिस्टेंस होते हैं, R1 R2, दो रेजिस्टेंस है। और पैरेलल की बात होती है, तुम जीनियस हो, तुम कहते हो कि आर इक्विवेलेंट यहाँ से जो आएगा वो आएगा R1 R2, और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2, दैट यू नो, इसमें मुझे कोई संदेह भी नहीं है, और आप भी बताया। अब कहानी ये है, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, आर इक्विवेलेंट लिखना है, आर इक्विवेलेंट लिखना है, और मन में एक चीज तो हमेशा चलाएंगे कि मेरे से कोई आर पूछेगा, मैं सीधा कहूंगा रो एल बाई ए। अब देखो, अब इस पे फोकस करना, आर इक्विवेलेंट चाहिए। अच्छा, आर इक्विवेलेंट, तो रो इक्विवेलेंट, अब देखना एल, अब देखना किसकी बात हो रही है, पैरेलल में लेंथ तो सेम रहता है, एरिया, एरिया 2a हो जाता है। अब देखो ऊपर में लिखना है R1 R2, अब R1 की वैल्यू लिखना हो रो 1 साथ में a और इंटू एल, ये था हमारे पास। दूसरा, फिर R1 R2, R2 लिख रहा हूँ रो 2 अपॉन a इंटू एल, ये था। नीचे R1 प्लस R2, भाई रो 1 और L अपॉन a प्लस रो 2 L अपॉन a, भाई पूरी कहानी यही है। अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना, देख लीजिए बड़े मजे से, एल बाई ए निकल गए, हर तरफ से एल बाई ए निकल गए। तो यहां से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास रो इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 रो 1 प्लस रो 2। कंफ्यूज मत होना, पैरेलल में रेजिस्टेंस जब निकाला जाता है वो तो सिंपली R1 R2 R1 प्लस R2 आता है,
लेकिन रो देख लो, इसमें 2 भी आया, तो इस 2 पे थोड़ा ध्यान देके रखना। ये 2 भी आ रहा है तो 2 पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, 2 पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, 2 पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है तो बताएं, दिक्कत है तो बताएं। आज नेटवर्क नहीं जा रहा किसी का? सब लोग हैं? अरे क्या हो गया, आज पढ़ने की इच्छा हो रही है सब। चलिए, क्लियर है तो सी टाइप करें और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो सी टाइप करें और आगे बढ़ेंगे। सी, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल पे तरीके से बात समझेंगे। अब जो लड़ाई है, ये लड़ाई है ओम्स लॉ की। अब जो लड़ाई है ये है ओम्स लॉ की। अब हम देखना चाहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तुमने ये देखा होगा, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये तुमने देखा। अब J को तुम जानते हो, सब ठीक रहा तो I अपॉन ए लिख देते हैं, इक्वल्स टू ये रहा तुम्हारे पास सिग्मा, और इस E को तुम क्या लिखते हो, डेल्टा V अपॉन लेंथ लिख सकते हो ना। E इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन लेंथ, E इक्वल्स टू dV बाई डी आर, तुमको ध्यान होगा उसी R को हमने लेंथ लिखा है। अब देखो मजे से, यहां से I अपॉन ए, अब देखना I अपॉन ए, अब L उधर लेके जा रहा हूं, और सुनना रो, अब सिग्मा इसको पहचानना है, देख ये आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा, और यहां से क्या बचेगा, डेल्टा वी। ऐसा हमने क्यों किया, हम डेल्टा वी एक तरफ करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रूफ करना चाहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है, तुमको याद हो, ओम्स लॉ होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। वो जो छोटे बच्चे बोलते हैं वी इक्वल्स टू आई आर, ये सही नहीं है, सही है डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट जनरेट नहीं होगा। डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। अब जरा समझो, अब जरा समझो, ये जो 1 अपॉन सिग्मा आया है, ये जो 1 अपॉन सिग्मा आया है, सिग्मा कौन था, कंडक्टिविटी, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो देखो अब I अपॉन ए है, अब देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो भाई, I को एक तरफ कर लो, और देखो 1 बाई सिग्मा को तुम रो लिख सकते हो, तो ये क्या बन गया, रो L बाई ए बराबर डेल्टा V। अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, देख ये I और ये वाला जो टर्म पड़ोसी दिख रहा है इसका, कौन, ये वाला रो L बाई ए, एक किसकी वैल्यू है, R की, इसीलिए यहां से बन गया डेल्टा V इक्वल्स टू I इंटू आर, I इंटू आर। ये पीला वाला पूरा R लिखा हुआ है, ये R लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से छोटी सी बात है इसीलिए थोड़ा सा तेज करा दिया। R इक्वल्स टू रो L बाई ए, इसको हमने J इक्वल्स टू सिग्मा ई से ड्राइव कर लिया। J होता है करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, इसका बेसिक फॉर्म है, बाकी आपको तो समझाया था इंटीग्रेशन करके। अब समझो काम की बात, क्या हुआ है, अब क्या ध्यान रख सकते हैं, देख एक होता है रो, रो को कहा जा सकता है 1 अपॉन सिग्मा, रो को कहा जा सकता है 1 अपॉन सिग्मा। इसका मतलब ये सिग्मा है कंडक्टिविटी और रो है रेजिस्टिविटी, अच्छी बात है। अब एक चीज और होता है, जिस तरीके से रो को 1 बाई सिग्मा कहते हो ना, उसी तरीके से एक होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, समझना, उसको G बोलते हैं। G बराबर 1 बाई आर, G बराबर 1 बाई आर, ये भी काम का है, ये भी काम का है, G बराबर 1 बाई आर, ये भी काम का है। और तुमको बता दूं रजिस्टिविटी, ये जो रजिस्टिविटी है ना, ये रजिस्टिविटी जिसको तुमने रो से लिखा है, कभी कभी इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये नाम ध्यान रखना। रो को क्या कहा जा सकता है, एक तो फेमस है जिसका नाम है रजिस्टिविटी, ये तो फेमस है। एक कम फेमस टर्म है लेकिन न्यूमेरिकल में पूछ देते हैं, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में देखना है तब घबराना नहीं है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा यूनिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट की क्या टेंशन है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए से निकाल लेंगे। इसकी यूनिट होती है दोस्तों
ओम मीटर, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है, ओम मीटर। अच्छा भाई, अब क्या करना चाहते हो? अब मैं तुमको सिखाना चाहता हूं कि अगर मैं यहां से तरीके से अगर डिराइव करूं आगे का रिलेशन तो कैसा रहेगा। आराम से सोचना, अब बातें आगे काम की होने वाली है, अब बातें काम की हो। थोड़ा सांस ले लो, पानी वानी पीना है पी लो, पानी वानी पीना है पी लो। ध्यान से सुनना क्या चलने वाला है। रेडी रहिए। आइए समझते हैं। देखिए क्या होता है, मैं एक रिलेशन लिखने जा रहा हूं। अब ओम्स लॉ बेसिक तरीके से शुरू करने जा रहा हूं। देखो, एक रिलेशन होता है V प्रोपोर्शनल I। इसका मतलब पहले समझिए क्या हो रहा है ना। क्या होता है कि करंट अप्लाइड जो होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझना ठीक से। जो करंट है, जो करंट होता है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से बोलता हूँ, करंट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिखना जरूरी है। क्या है ये करंट? क्या होता है करंट के बारे में तो सुनिए। करंट अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली, डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। पूरा का पूरा करंट इसी पे बेस्ड है। अच्छा, अब हमेशा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रखा जाए तभी ये बोल सकते हैं। समझना, ये बात ऐसे नहीं कि हवाबाजी में। इसके ये बात तुम कब बोल सकते हो? जब तुमने सारे पैरामीटर्स अपने फेवर में रखे हैं। किस किस को? तुमने टेम्परेचर, तुमने प्रेशर, तुमने वॉल्यूम, तुमने लेंथ, तुमने क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इन सबको, इन सबको जब कांस्टेंट रखा होगा तभी ये भाषण कर सकते हो। अच्छा, इसका दूसरा स्टाइल क्या है? इसका दूसरा स्टाइल है ना, है इसका दूसरा स्टाइल। सोचो क्या है इसका दूसरा स्टाइल? क्या है इसका दूसरा स्टाइल? इसका दूसरा स्टाइल समझना, अगर मैं V अपॉन आई लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। सोच, V अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, V प्रोपोर्शनल I, यानी कि V अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट। मजे से देखना बात, मजे से देखना। दो बातें निकल के आती, दो बातें निकल के आती। कोई ग्राफ आए बनाने और कहे कि मैं इस तरीके का ग्राफ बनाऊंगा जिसमें मैं ऊपर में वोल्टेज रखूंगा और नीचे वाले सेक्शन में करंट रखूंगा, तो उनको ये ग्राफ सीधा मिला। उनको ये ग्राफ सीधा मिला। जैसे ही उनको ये ग्राफ सीधा मिला तो अब उनके मन में बातें आई। मैं डेल्टा वी को यहाँ वी लिख रहा हूँ तो घबराने का नहीं है, सही में उसका नाम डेल्टा वी है। डेल्टा वी को वी लिखूंगा। अब देखना, कंपेयर कर लो क्या हुआ, क्या समझे। यहां से बात समझ में आई कि v इक्वल्स टू आई आर। ये तो हमने समझ लिया कि भाई v इक्वल्स टू आई आर होता है। कंपेयर करने गए, v y एक्सिस में है, y लिख दिया। I x एक्सिस में है, अच्छा तो y इक्वल्स टू mx से इसको कंपेयर करने गए। अब समझना, समझना, मजे से समझना। y के जगह v है, x की जगह I है, x की जगह I है। इसका मतलब, इसका मतलब जो ये स्लोप है m, उसका काम r कर रहा होगा। इसका मतलब इस ग्राफ का, किस ग्राफ का? जिसके ऊपर में v हो नीचे में I हो, इस ग्राफ का जो स्लोप है, जो m है, जो tan थीटा है, जो tan थीटा है, वो क्या देगा? वो रेजिस्टेंस देगा, वो देगा रेजिस्टेंस, वो देगा रेजिस्टेंस। तो ऐसे नहीं
कि वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, नहीं, पूरी बात बोलो। जब वी वाई एक्सिस पे हो तब स्लोप रेजिस्टेंस देगा, वी का वाई एक्सिस में होना मस्ट है, रटने से बात नहीं बनेगी, वी का वाई एक्सिस पे होना मस्ट है। अब देखो थोड़ा बदल के देखते हैं, एक्सिस को बदलेंगे तो क्या होगा। दूसरा स्टाइल, स्टाइल नंबर 2, इसका स्टाइल नंबर 2, अच्छा क्या है भैया, ऊपर में नहीं होता है, चेंज कर लिया, क्या रखा, अब ऊपर में आई रखा, नीचे में वी रखा, चलो भाई अब खींचा ग्राफ, ये एंगल बन के आया थीटा। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, सोचो। अब देख वापस वही सब नाटक, मैं जानता हूं v इक्वल्स टू वाई आर, समझदार होऊंगा तो डेल्टा v बोलूंगा, v इक्वल्स टू वाई आर। अब देखना मजे से, v इक्वल्स टू वाई आर, v है y एक्सिस में, लेकिन y एक्सिस में अब की बार i है, ध्यान सुनो, y एक्सिस में i है, तो मैं i फाइंड कर लेता हूं, अब आज जैसे मैंने वीडियो कॉल पे कुछ बच्चों से बातचीत करी, किसी के पास जरूरत नहीं थी और किसी के पास जरूरत थी ऐसा मुझे लगा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था, वो जरूरत से ज्यादा बिजी है। तो जिसके पास टाइम था और जिसको जरूरत थी, मैंने बातचीत करी, तो भाई उसमें ये था कि भाई क्लास में क्वेश्चन कराया जाता है तो क्लास में क्वेश्चन हमसे हो जाता है, और भाई जब अकेले में करते हैं या फिर टेस्ट में करते हैं तो नहीं। बात सिंपल है, ये तो कोई नई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। ये पता है कितना कैजुअल प्रॉब्लम है, ये उतना ही कैजुअल प्रॉब्लम है कि तुम बहुत दिन के बाद खेलने गए, एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा दौड़ लिया और तो पैर दर्द कर रहा है। भाई ये उतना ही कॉमन प्रॉब्लम है कि क्लास में क्वेश्चन हो जाते हैं और टेस्ट में क्वेश्चन नहीं होता। ये सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होता है। लेकिन बड़ा अच्छा है, अपने को तो टेस्ट में करना पड़ेगा ना, तभी सिलेक्ट होंगे। क्लास में मैं सब कुछ बढ़िया पढ़ के आया हूँ, मेरे को सारी बातें समझ में आ रही है। क्लास में तुमको चीजें इसलिए समझ में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा उस टीचर का रोल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्लास में तुमको सारी चीजें समझ में आ रही है, इसके लिए तुम अपने आप को शाबाशी मत दो, दैट टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुमको चीजें समझ में आई या नहीं, इसका फैसला क्लास से नहीं होता, इसका फैसला टेस्ट से होता है। और आज टेस्ट में तुमने जिस तरह का तूफान मचाया है, इसी से मुझे समझ में आया कि तुमको कितना समझ में आता है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको सब समझ में आ रहा है, वो इसीलिए कि मैं समझा रहा हूँ, ये मेरा काम है, मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ, तुमसे नहीं हो रहा अकेले में, मतलब वहां पे तुमने ठीक से सीखा ही नहीं। इसके लिए आप समझिए बात को, आप क्लास में समझने के भरोसे मत रहिए, उस लेक्चर को दोबारा से देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मेरे थॉट प्रोसेस को देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, और उसको अप्लाई कीजिए न्यूमेरिकल में। एक दिन में 5 क्वेश्चन ही सही, लेकिन लेके लड़ो उस क्वेश्चन से। अगर कोई एक क्वेश्चन तुमको लड़ने के लिए आधा घंटा मांगता है तो तुम उसको दो। तुम फालतू का सुडो फीलिंग मन में रखते हो कि मैं तो समय बचा रहा हूँ, समय बचा रही हूँ, किसके लिए बचा रहे हो? तुम यहाँ पे हो ही इसीलिए कि तुम क्वेश्चन से लड़ना सीखो। क्वेश्चन जब लड़ने वाला आता है तुम सोचते हो इतना हार्ड थोड़ी आएगा। भाई स्टूडेंट बन के सीखो ना, तभी सीखोगे। तुम तो एग्जामिनर बने हुए हो, इतना हार्ड आता नहीं है, हम तो एनालिसिस करके सुनते हैं यूट्यूब वाले भूतिये की तरह। ऐसे नहीं चलेगा काम। आप बात समझिए, क्वेश्चन लेके बैठिए, क्वेश्चन से लड़िए। एक क्वेश्चन अगर से कहता है आधे घंटे लड़ो, तुम लड़ो तो सही, उस आधे घंटे का ये वर्कआउट है, वो आधा घंटा तुम्हारा नुकसान नहीं जाएगा। आधे घंटे में क्या बिगाड़ लोगे? आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन और देखोगे, वो 10 का 10 नहीं बनेगा। तो क्या नया, तो अपने आप को तुम डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं दे रहे। भाई उस क्वेश्चन से लड़ो, उस क्वेश्चन से लड़ो, उसके चक्कर में तुम नोट्स पढ़ोगे, तुम उसके कोई किताब पढ़ लोगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे, मेहनत करोगे, तो उस चक्कर में तुम बहुत कुछ सीखोगे, दिमाग खुलेगा। और अगर किसी दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ऐसे लड़ने की जब प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिस दिन क्वेश्चन बन गया तुमसे खुद से मेहनत करके, वो जो कॉन्फिडेंस देगा, फिर बाद में आधा घंटा लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत में तो लड़ना पड़ेगा। फालतू का समय बचा रहा हूँ, समय बचा रहा हूँ, समय नहीं है, इतना टाइम कहाँ है, इतना टाइम कहाँ है,
इतना टाइम कहाँ है, एग्जाम में इतना समय, फालतू का दिमाग में थॉट चलाते हो। आज जिस काम में मेहनत करनी है वहां करते नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन से लड़ो। और आज ज्यादा मैं ज्ञान दे नहीं सकता, काम मेरा भी तो है। चलो आई और भी, अब देखना y एक्सिस में i है, i फाइंड कर लेता हूं, ये मैंने सोचा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से i फाइंड करने की मेरी इच्छा है। अब i फाइंड करूंगा, कैसे बन जाएगी बात, i तो ठीक है। उसके बाद से v इक्वल्स टू 1/r, v इक्वल्स टू 1/r। अब देख, अब 1/r, अब बचा के रखो, कंपेयर कंपेयर खेलेंगे, कंपेयर कंपेयर खेलेंगे। लिख लो कॉपी में, i इक्वल्स टू, ये वाला लिखो, अच्छा दिख भी रहा है बगल में, देख ऊपर दिख रहा है छोटा सा, i इक्वल्स टू v टाइम्स 1/r, बहुत बढ़िया। अब i ला के क्यों छोड़ा, क्योंकि y एक्सिस में i था। चलो कंपेयर करते हैं, y इक्वल्स टू होता है mx, y एक्सिस में मुझे दिख रहा है i है, x एक्सिस में क्या है भाई, x एक्सिस में v है, x एक्सिस में v है, तो यहाँ पे हमने v लिख दिया। तो बताओ m का काम कौन करेगा, अरे जो बच गया कौन है, 1/r। तो अभी मजे से देखना, जैसे ही ग्राफ में ऊपर आई आया तो m का काम किसने किया, 1/r ने। मतलब यहाँ स्लोप, किसका स्लोप, i वर्सेस v के ग्राफ का, भाई साहब i वर्सेस v के ग्राफ का। i ऊपर वाले एक्सिस में था, तो इसका जो स्लोप आया है, वो जो स्लोप आया, वो स्लोप को तुम बोलते हो 1/r, और 1/r को बोला जाता है g। और इस g का नाम समझते हो क्या है, इस g को बोलते हैं, जैसे r को बोलते हैं ना रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो ये स्लोप तुमको g देगा। g क्या होता है, r का रेसिप्रोकल, ऐसे आर का रेसिप्रोकल। अच्छा कोई बता सकता है इस कंडक्टेंस का यूनिट, अरे भाई जब आर का रेसिप्रोकल है और आर लिखते हो ओम, तो इसको लिखा जाता है ओम इनवर्स, इसको लिखा जाता है ओम इनवर्स। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, मो, MHO, ठीक है। अच्छा कुछ लोग इसको एक और स्टाइल से लिखते हैं, वो भी लिख देता हूँ, देख उसको ऐसे लिखते हैं SIEMENS, ऐसे भी लिखते हैं। दो तरीका है, तो आप आराम से जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए, अटेम्प्ट आपने घर पे करा होगा, आप जानते हैं। अब देखो कहानी क्या है, हमको क्या पता है, हमको क्या, पहले देखो ग्राफ, देखो ग्राफ देखो भैया, अरे भैया ऊपर में आई है, तो जोश में मत आ जाना, टेन थीटा निकाल के, ऊपर में आई है, हम जानते हैं टेन थीटा इसका IV ग्राफ का, टेन थीटा IV ग्राफ का क्या देता है, क्या देता है, जी देता है। जी क्या होता है, 1/r। ये छोटी सी बात है लेकिन बढ़िया बात है, इसे लिख के रख लिया। अच्छा चलो आगे की बात, कर्व 1 की बात करो, कर्व नंबर 1 जिसका थीटा कितना है 60 डिग्री, नाम दे दूं इसको, देखो इसका नाम 1 दे रहे हैं, इसका नाम 2 दे रहे हैं। मैं ग्राफ नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ग्राफ नंबर 1 की बात कर रहा हूं, कलर भैया बदल दे, ये ले, ग्राफ नंबर 1 की बात कर रहा हूं। ग्राफ नंबर 1 में थीटा मेरे पास 60 डिग्री है। अच्छा, और ग्राफ नंबर 2 में जो मेरा थीटा है वो मेरे पास 30 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से टेन थीटा पहला वाला अपॉन यहाँ से टेन थीटा दूसरा वाला निकालूंगा, सोचना यहाँ टेन थीटा आर नहीं जी देगा, तो G1 अपॉन G2 आएगा। अब देखना इसको तुम लिख सकते हो टेन 60 अपॉन टेन 30, भाई साहब टेन 60 √3 होता है और टेन 30 1/√3 होता है, मिलेगा तो क्या बना 3/1। लेकिन ध्यान रखना ये G1/G2 है, हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा था कि भाई तू तो R1 अपॉन R2 बता, अरे उल्टा कर देंगे 1/3, और ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा। बात बात समझिए।
R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, डिपेंड्स करता है मटेरियल और टेम्परेचर पे। लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, एक अच्छी बात देखो क्या सीखा हमने, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए काम का फॉर्मूला है। आज थोड़ी देर अभी इसी के ऊपर बात होगी। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो किस किस बात पे डिपेंड करेगा समझिए। रो जिसको तुम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हो, ये किस पे डिपेंड करता है, ये भैया ये डिपेंड्स ऑन, पहला पहला तुम कह सकते हो मटेरियल पे, मटेरियल पे, ठीक है। दूसरा तुम कह सकते हो टेम्परेचर पे, ठीक है। दो चीज पे डिपेंड करता है। अच्छा किस पे डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट बात है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, समझ लीजिए। रो की बात हो रही है, रो, अब ये किस पे डिपेंड नहीं करता, लिख लीजिए, डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता भैया, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल बदलोगे रो बदलेगा, मटेरियल बदलोगे रो बदलेगा, टेम्परेचर बदलोगे रो बदलेगा। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसी रो का उल्टा सिग्मा होता है। अच्छा अब क्या है कि हर बार वी आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये जो तो हमारे मन में वी आई को लेके जो ये जो ग्राफ आता है ना, ये वी आई का ग्राफ हर बार स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, ये संभव नहीं है, नॉट ऑलवेज। जैसे आपने सेमीकंडक्टर अगर पढ़ा हो तो वहां पे अगर थोड़ी सी बात आपको ध्यान में हो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो मैं थोड़ा सा उसका एक आइडिया दे सकता हूँ। तुमको याद हो कि वहां पे ग्राफ ऐसे जाता है और ये ऐसे आता है, अगर तुमको याद हो तो ऊपर में मान लो आई, नीचे में वी, ऐसा ग्राफ भी बनता है। हर बार स्ट्रेट लाइन हो वी आई ग्राफ, वो संभव नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुमको थोड़ा याद दिला दूं, वी आई ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना मतलब ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, उसको ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये ग्राफ कब बनता है, ये हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में। अरे देखो, देखना मैं एक बात बोलता हूँ, एक वोल्टेज होता है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज जैसे जैसे मान लो लगभग लगभग 0.3 वोल्ट, नाम बोल देता हूँ, सेमी में से पढ़ाऊंगा ही सही, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को मान लो मैं इसको टीवी कह रहा हूं, तो होता क्या है, होता क्या है कि इस टीवी थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मतलब बाद, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज आने के बाद, पहले बोल देता हूं समझना, करंट अचानक बढ़ जाती है बैरियर पोटेंशियल से आगे, समझना, यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद करंट अचानक बढ़ती है। अभी सिखाऊंगा वहां सेमी में, करंट में अचानक इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाता, उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल के आगे पोटेंशियल बढ़ाते हो ना तो करंट अचानक से बढ़ जाती है, करंट अचानक से बढ़ जाती है। और ऐसा कहाँ होता है, सेमीकंडक्टर में, और वहां V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिए, स्टेटमेंट का सवाल बनता है कि VI और I का ग्राफ क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, आंसर नहीं। आप ऑप्शन में अगर सेमी है तो वहां जरूर होगा, वहां पे क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल से आगे वोल्टेज अगर आप बढ़ाते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का वेरिएशन हमको देता है। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान रखने की जरूरत है। खैर अब ये जो कहानी है, ये कहानी जो है ये बड़ी काम की है, फोटो देखिए, ये जो कहानी है बहुत काम की है, मैं आपको समझाता हूँ। ये कहानी क्या है समझिएगा। अभी हम क्या सीखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं हाउ टू यूज R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। हाउ टू यूज, तुम बोलोगे यार इतनी देर से यही तो कर रहे हैं, अब बोल रहे हो हाउ टू यूज।
भाई मैं हाउ टू यूज इसलिए बोल रहा कि अब मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ, अब मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई लेंथ कौन सा लोगे, एरिया कौन सा लोगे, कुछ तो नियम होगा इसका। लेंथ कौन सा लेंगे और एरिया कौन सा लेंगे, यहां से कहानी फंसती है। अब देखना, इसको पहले मैं लिख देता हूं, एल कौन सा, फिर एरिया कौन सा, साथ ही देख लेना। तो लेंथ कौन सा लेना है, एरिया कौन सा लेना है, यही हमारा टॉपिक है आगे का, यही हमारा टॉपिक है आगे का, और यही हम यहां से सीखना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं इस चीज को अगर मान लो एक बार एक बेसिक आइडिया दे दूं तब थोड़ा सा तुमको अच्छा रहेगा। देखो देख, इसमें लेंथ हमेशा अलोंग द करंट लिया जाता है। अलोंग द करंट मतलब बात क्या है, करंट कितनी चली है, कितनी दूरी चली, कितना ट्रेवल करा करंट, करंट ने कितनी दूरी तय की, ऐसा शुद्ध हिंदी तो ये होता है। करंट ने कितनी डिस्टेंस कवर करा है, करंट ने कितनी दूरी चली, करंट कितनी दूरी तक चली, तक तक लगा देते हैं। अच्छा, अब भाई एरिया का क्या, एरिया एरिया हमेशा परपेंडिकुलर लेना, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर लेना, बस इसी पे मजा आ जाएगा। अब देख इसको देख, ये सवाल बहुत काम का है, ये सवाल बहुत काम का है। इसमें इसमें तुमसे पूरी सारी चीजें पूछी हुई है। क्या है चीज, ये देख लो, इसको देखो, ये सवाल पढ़ लो। कह रहा है कि R12 आपसे निकल, 1 2 मतलब ये देख 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इस तरीके से 3 और 4 5 और 6 ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू डिफरेंट पाथ। आपको आराम से देखिए तरीके से, दूरी भी दिखा रखी है मैंने बगल में, ये 3A है, 3A है, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये मैंने z एक्सिस दिखाया है। आराम से फोटो देखिए, पहले फोटो देखिए, 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 आराम से देखिए, आराम से देखिए। अब इस पे पहुंचिए, इस पे पहुंचिए, मानिए मानिए, समझिए बात को। एरिया कौन सा लेते हैं, लेंथ कौन सा लेते हैं, ये हमने सीख लिया। हम जैसे ही सपोज करो, हमारा टारगेट इसमें ये है कि हम 1 2 निकालना चाहते हैं। देखना सुनना ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं। हम चाहते हैं पहले 1 एंड 2 के बीच, 1 एंड 2 के बीच हम रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। हम 1 एंड 2 के बीच रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। नाम देंगे उसको R12। पहला नियम क्या है, रूल समझ लो, 1 एंड 2 के बीच, 1 एंड 2 के बीच बैटरी लगा दो, यही नियम है, और ये आपको अकेले ही लगाना पड़ेगा। 1 एंड 2 के बीच बैटरी लगा दो, यही नियम है। क्यों, क्योंकि तुम 1 एंड 2 के बीच इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, लगा देते हैं, 1 एंड 2 के बीच बैटरी लगा देते हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ले भाई छोटा हो गया। अब 1 एंड 2 के बीच बैटरी लगा देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये 1, पहले तो ये समझ लो, ये एक्सिस देखो, ये वाला, फिर इसका ये वाला, फिर इसका ये वाला, पूरी कहानी समझ लीजिए, पूरी कहानी समझ लीजिए। और बार बार फोटो पे ध्यान दीजिए, ऊपर चलोगे, इधर चलोगे, या इधर चलोगे। जब तुम इस लाइन में जाओगे तो देखो ये कितना है, क्वेश्चन में 3A, कॉपी में लिख लो। ऊपर जाओगे तो ऊपर जाओगे तो ऊपर में A है, ये A है, और जब इधर जाओगे तो ये देखो ये 2A है, ये 2A है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है, 3D में फिगर है, आपको इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। अब देखिए मजे से,
भाई मुझे 1 एंड 2 के बीच बात करनी है, तो 1 एंड 2 के बीच पहले तो 1 एंड 2 के बीच एक बैटरी लगा दूंगा, 1 एंड 2 के बीच एक बैटरी लगा दूंगा, ठीक है लगा दिया। अब जैसे ही 1 एंड 2 के बीच बैटरी लगा दूंगा, भाई एरिया कौन सा लूंगा, जो इसका परपेंडिकुलर है, करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे। ओके, ये वाला एरिया। लेंथ कौन सा लूंगा, लेंथ, लेंथ तो सर ये लेना है, लेंथ तो ये लेना है अलोंग द करेंट, मतलब ये 3A काउंट होगा, 3A काउंट होगा। आराम से फील करो इसको, आराम से फील करो। और एरिया मैंने शेडेड कर ही दिया है। इसका मतलब बात ये है, मेन बात, कि जिस लेंथ के अलोंग करंट जाए वह लेंथ यूज करना है, और एंट्री और एग्जिट ऑफ करंट का एरिया लेंगे। एरिया हमेशा मटेरियल वाला लेंगे। ये सेंटेंस थोड़ी सी बात समझ में आएगा, मेरी बात फिर से सुनना। एरिया हमेशा मटेरियल वाला और क्रॉस सेक्शन वाला, हॉलो नहीं चलेगा। अब देखना मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है, अभी मटेरियल वाली बात याद रखना, एरिया हमेशा मटेरियल वाला लेते हैं। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। ओके, अब देखना मुझे तो R12 चाहिए था, R12 चाहिए था। हाँ, रो की तो कोई टेंशन ही नहीं है, रो तो रो है। अब देखना एल क्या लूंगा, भाई लेंथ तो हमने 3A लिया था। अब देखना एरिया, एरिया, एरिया बड़ा अच्छा है। देख इसका एरिया, भाई ये तो एक तरीके से आप देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ लेना पड़ेगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी। ओहो, ऊपर की लंबाई और सामने की लंबाई मैं यहाँ बना के देखता हूँ। ऊपर और सामने, ये वाला सेक्शन आराम से देखो, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन आराम से देखना। ये जो जेड एक्सिस वाला है ये कितना है, 2A, ये है 2A। अच्छा, और ये वाला नीचे वाला कितना है, नीचे वाला, नीचे वाला तुम्हारा है A, 2A इंटू ए, 2A इंटू ए। अगर कोई दिखाना चाहे ना तो ऐसे भी दिखा सकता है, 2A इंटू ए। ये देख, यही तो है इसमें दिया हुआ एरिया। अच्छा ठीक है भाई, अब आराम से देख, 2A इंटू ए, सॉल्व कर लो। ये आ गया रो, ऊपर में है 3A, नीचे में आ गया तुम्हारा 2A स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, 2 गुने 3 1.5, 1.5 रो अपॉन ए, 1.5 रो अपॉन ए। क्रॉस सेक्शन का एरिया, एरिया में मत भूलना हमने एल इंटू बी लगाया है, एरिया एल इंटू बी लगाया है। मेरे ख्याल से कहीं से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए, अब मैं आपको अगला सेक्शन देता हूँ, वो आप कीजिएगा। मान लीजिए आपको, अच्छा भाई चलो ये तुम करो। अब तुम इसमें लगाओ R34 निकालो, तुम यहाँ पे निकालो R34 कितना आएगा, क्या करोगे, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच बैटरी लगाओगे। सर आसान काम है सर, 3 और 4 के बीच बैटरी लगाना, बस 3 और 4 के बीच बैटरी लगाओ। देखो मजे से, देखो मजे से, 3 और 4 के बीच बैटरी लगाना है। एरिया तो ये लूंगा, एरिया तो छत ले लूंगा इसका, छत या फिर बॉटम। सोचो, छत से तुम जहाँ बैठे हो ना जिस रूम में, उसके छत से, उसके छत से तुम करंट ऐसे चला रहे हो, तो एरिया छत का या फिर फ्लोर का, लेंथ कितना लोगे। फिर वही बात, पुरानी बातें भूलनी नहीं है, ऊपर की लंबाई, सामने और इधर। हमेशा ये 3A है क्वेश्चन में, ऊपर वाला A है और जेड एक्सिस में भाई साहब 2A है। ऊपर से नीचे वाला, इसमें सुनना,
इसमें जो लेंथ लोगे ऊपर से नीचे वाला वो कौन है भाई साहब, वो तो ए है। सोचो, ऊपर से नीचे वाला करंट कितने लेंथ को फॉलो कर रहा है भाई, ऊपर से आ रहा है ए वाले को फॉलो कर रहा है। अरे एरिया किसका लोगे, एरिया सर छत का लूंगा, छत का एरिया। छत का एरिया मतलब उसमें एक तो ये काउंट होगा, सुनना, और एक तो ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। बुद्धि लगाओ, एरिया में कौन कौन काउंट होगा, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ आपको समझने में आसानी होगी। एक तो ये काउंट होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल वो रहा, बी ये रहा, बी ये रहा। आपको मजा आ जाएगा। क्या हो गया, वे सीधा नहीं कर सकता तो एल इंटू बी ऐसे काउंट होगा। बस हो गया, अब तो आसान है, आसान है। चलो अब मैं लिखता हूँ, आप मिलाइएगा अपने से। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए लिखने की इच्छा थी। R इक्वल्स टू रो एल हमने देख लिया, इसमें कितना लेना है ए, और एरिया मतलब 3a इंटू 2a, सब काट पीट के रो अपॉन 6a आएगा, रो अपॉन 6a, ये ऐसे आता है। अब चलिए एक लास्ट वाला है वो आप कर लीजिए, ये लास्ट वाला है, इसको आप कर लीजिए। ये भाई साहब थोड़ा सा 5-6 आपको निकालना है। अब देखो क्या है ये, समझना 5-6 कैसे। जैसे तुम कमरे में बैठे हो, ऐसा मानो कि तुम साइड वाली रेक्टेंगल वॉल से करंट आ रही है, तुम कमरे में बैठे हो और तुम्हारे कमरे की तरफ से, तुम्हारे कमरे की तरफ से मतलब पीछे से करंट आ रही है, आगे से निकल, तुम्हारा मुंह जिधर है ना भाई, तुम जैसे बैठे हो, तुम्हारे आगे से करंट आके और उस रास्ते को कवर कर रही है, उस रास्ते को कवर कर रही है। पीछे से मान लो तुम्हारे पीछे से करंट आ रही है और आगे से निकल रही है, तुम्हारे पीठ के तरफ से करंट आ रही है, नाक के तरफ निकल रही है, या फिर नाक के तरफ से आ रही है, पीठ के तरफ निकल रही है। अगर तुम डोर के तरफ अपना फेस करो ना, तुम्हारे घर में जिधर दरवाजा है, तो करंट तुम्हारे पीछे से आ रही है और डोर की तरफ जा रही है, तो लेंथ क्या लोगे ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास कहानी बिल्कुल साफ है, ये ऐसे है फॉर्मेट, इसी को बस ध्यान रखना है, मजा आ जाएगा। ये जो दूरी है आप जानते हैं, हमने इसकी दूरी जो ले रखी है उसमें सामने वाली दूरी गौर से देखिए, ये मेरे पास है पूरी दूरी जिसका नाम है 3a, ये देखिए ये 3a है, ऊपर वाली दूरी का नाम a है, और सामने जो निकल रहा है ना, सामने सामने सामने, ये इसका नाम 2a है, 2a है। अब की बार करंट की कहानी समझो, करंट पीछे की दीवार से आ रही है, पीछे की दीवार, करंट पीछे के दीवार से आ रही है। विजुलाइज करना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन तुम चाहो तो कर सकते हो। करंट पीछे से आ रही है, करंट पीछे टू आगे, पीछे से आ रही है, पीछे, पीछे की दीवार, पीछे की दीवार, पीछे की दीवार, पीछे की दीवार, पीछे की दीवार। अब देखना लेंथ कितना ट्रेवल करेगा करंट, लेंथ कितना ट्रेवल करेगा, और ये मुझे कोई समझाए तो मजा आ जाएगा। पहले मुझे कोई बताए, मैं चैट बॉक्स पे आ रहा हूँ। इसमें जहां पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें हम R56 निकाल रहे हैं, गौर फरमाइएगा, हम R56 निकाल रहे हैं, R56 निकाल रहे हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 ये रहा, 6 ये रहा, 5 ये रहा। हम इसके बीच लगा रहे हैं बैटरी, इसके बीच बैटरी लगा रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। करंट पीछे से आ रही है। अब आप लोग बस मुझे लेंथ और एरिया बता दें, लेंथ और एरिया बता दें मुझे। पहले 5-6 के लिए, 5-6 के लिए लेंथ बताओ कितना लोगे, 5-6 के लिए लेंथ बताओ कितना लोगे। करंट पीछे से आ रही है, पीछे से, पीछे से, पीछे से, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे। लेंथ कितना लोगे, लेंथ 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 कितना लोगे,
हाँ लेंथ 2a, सही बात है, सही बात है। एरिया, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, लोग समझ रहे हैं। लेंथ पीछे का, पीछे का, पीछे का। आ जाओ। क्या इसमें लेंथ की अगर बात करी जाए, ये है, ये देख, इतना ही तो चलना है, तो ये है, तो ये काम आएगा लेंथ में। एरिया, एरिया तो सर पीछे की दीवार, एरिया तो सर पीछे की दीवार, ये पूरे दीवार, पीछे की पूरी दीवार, वो एरिया में काउंट होगा। पीछे की दीवार एरिया में काउंट करना है। मैं अगर पूरी दीवार ऐसे बनाता हूँ, पूरी दीवार ऐसे बनाता हूँ, पीछे की एक दीवार बना लेता हूँ, ईमानदारी से बताओ, पीछे की दीवार के लिए ये नीचे की साइज तो 3a है और ऊपर की साइज कितनी है, a, बस हो गया, खेल खत्म। ये यहाँ से एरिया कितना देगा, ये देगा 3a इंटू a, खत्म, खत्म। अब लगाना है वही, r इक्वल्स टू रो एल बाई ए, r सही है, रो सही है, l 2a, एरिया 3a इंटू ए, सॉल्व किया, वही 0.66 रो अपॉन ए, यही तुम्हारा आंसर होगा, आंसर होगा। यही बात इसमें समझने की जरूरत है। चलिए, आराम से किया जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कुछ नई चीजें समझते हैं, फिर उसके बाद से आएंगे सवाल। अभी हमने सीखा r इक्वल्स टू रो एल बाई ए लगाते कैसे हैं, r इक्वल्स टू रो एल बाई ए लगाते कैसे हैं, r इक्वल्स टू रो एल बाई ए लगाते कैसे हैं, ये हमने सीखा है। r इक्वल्स टू रो एल बाई ए लगाते कैसे हैं, चलो। क्या है इसमें अच्छी बात, अगर अब सीखी जाए, थोड़ी चर्चा करते हैं। अच्छी बात, चर्चा, चर्चा क्या है कि हमारे पास अगर करंट के बारे में अगर चर्चा करी जाए और एक सॉलिड सिलेंडर कंसीडर किया जाए, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब अंदर भरा हुआ है इसके अंदर मटेरियल, सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर कुछ ऐसा अभी बनाता हूँ, क्या है ये तुम अब समझना। सॉलिड सिलेंडर है मतलब अंदर से भी ये भरा हुआ है, अंदर से भी भरा हुआ है, ठीक है भाई, पूरा भर देते हैं, आराम से इसको भर दीजिए, मटेरियल, मटेरियल पूरा फिल है, सॉलिड सिलेंडर है, मटेरियल फिल है, मटेरियल फिल है, मटेरियल फिल है, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो तुमने ये रेडियस लिया है, इस रेडियस की वैल्यू r है, और जो तुमने लेंथ लिया है, उस लेंथ की वैल्यू यहाँ से l है, लेंथ की वैल्यू l है, रेडियस r है, इसमें कोई हमको समस्या नहीं है, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि एरिया, अब तुम इसमें कहीं का भी लो, अलोंग द लेंथ अगर करंट को चला रहे हो तो क्या हुआ होगा इसमें, इसमें हुआ होगा कि इसमें करंट ऐसे आई होगी, घूम फिर के ऐसे निकल गई होगी, करंट ऐसे आई होगी, करंट की यहाँ से एंट्री हुई होगी और करंट यहाँ से बाहर निकाल दी। अब समझना, अलोंग द लेंथ करंट चल रही है तो डिस्टेंस तो एल लेंगे, चलो ठीक है। एरिया या तो एंट्री का लोगे या फिर एग्जिट का लोगे, अरे एंट्री का लोगे तो ये रहा एरिया, एग्जिट का लोगे तो ये रहा एरिया, तो भाई एंट्री का एरिया लूं या एग्जिट का एरिया लूं या कहीं बीच का एरिया लूं, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो, एरिया, कोई कहे कि मैं तो ये एरिया लूंगा, ले ले, कोई कहे मैं तो ये एरिया लूंगा, ले ले, कोई कहेगा मैं तो ये एरिया लूंगा, ले ले, कोई भी एरिया ले लो, सेम आंसर आएगा। हर जगह एरिया कांस्टेंट है, हर जगह जो तुम्हारा एरिया है वो एरिया है कांस्टेंट, हर जगह एरिया कांस्टेंट, हर जगह एरिया कांस्टेंट,
कोई भी एरिया लो सेम आंसर आएगा। इसका मतलब अगर यहां से मेरे से r पूछा जाए और मैं लगाऊं रो l अपॉन a, जरा सोचो, यहाँ पे रो अच्छी बात है, लेंथ l और एरिया के जगह पे मैं यहाँ लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर। ये बात मैं तुमको फील दिलाना चाहता हूँ। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है इसकी बात आपको अब समझ में आएगी कि दिक्कत एक्चुअली में कहाँ है। दिक्कत एक्चुअली में कहाँ है, वो दिक्कत यहाँ है। दिक्कत एक्चुअली में यहाँ पे है। ऐसा कोई शेप आ जाए तो क्या होगा, ऐसा कोई शेप आ जाए तो क्या होगा। इसको नाम दिया है हॉलो सिलेंडर। तो भाई पहले जो कर रहे थे ये कौन सा था, ये तो था सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर में तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉलो सिलेंडर में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये इसका माल मटेरियल बीच में है ही नहीं, बीच में तो ये खोखला है, और खोखले में तो मटेरियल होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मतलब अब एरिया सिर्फ ऐसा नहीं, एरिया मतलब कौन सा एरिया, मटेरियल वाला। पहली वाली बात याद आ गई होगी, मटेरियल वाला एरिया। अब तू मटेरियल वाला एरिया, ये क्या नाटक है भाई, मटेरियल होगा तभी तो वहां इलेक्ट्रॉन होंगे। जब वो खाली है तो हवा में काहे के इलेक्ट्रॉन, तो हमको तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए कुल मिला के। तो मटेरियल वाला एरिया उसको कंसीडर किया जाएगा, मटेरियल वाले एरिया को कंसीडर किया जाएगा, मटेरियल वाले एरिया को कंसीडर किया जाएगा। ये बात पहले समझ में आपको आना चाहिए कि हाँ मटेरियल वाला एरिया लेना है, उसको कंसीडर करना है मटेरियल वाले एरिया को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जरा उस फोटो में मुझे आर की वैल्यू लिख के बता दो, क्या लिख पाओगे आर, उसमें लिख पाओगे क्या, उस फोटो में आर लिख पाओगे क्या, कोशिश करके देखो, क्या उस फोटो में आर लिख पाओगे क्या। मेरे पास एक वो मैंने हाथ से फोटो बना रखा है, भेजता हूँ मैं आपको। थोड़ा ये मेरा ये वाला फोटो, ये थोड़ा आपको साफ ये देखिए, ये देखिए, इनर रेडियस आउटर रेडियस, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस जो है वो R2 है। अब समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। देख भाई, मेन बात तो ये है कि R जो होता है उसमें R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, इसमें तो न तुमको प्रॉब्लम है न मुझे। अब बात यहाँ पे एक नई ये आ गई कि जहां इलेक्ट्रॉन है, मतलब जहां मटेरियल है, मटेरियल है वही एरिया लेंगे, वही एरिया लेंगे। एक बात ये कोने में निकाल के हमने रख दिया। ठीक है भाई, मान लिया कि जहां मटेरियल है वही एरिया लेंगे। ठीक है भाई, अब कहाँ मटेरियल है ये इसको पता करने का जुगाड़ समझिए। देख, आर इक्वल्स टू रो में कोई दिक्कत नहीं, लेंथ में कोई दिक्कत नहीं, लेंथ ए लिया हुआ है। मटेरियल, मटेरियल अगर मैं पूरा पाई आर स्क्वायर ले लेता तो बड़ी दिक्कत होती। मैं क्या कर रहा हूं, देख पहले पूरा लेता हूं, पाई R2 का स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, उसमें से इनर रेडियस वाले को हटा दूंगा, पाई R1 स्क्वायर वाला एरिया। सोचो, पहले मैंने पूरा ले लिया, फिर मैंने खाली ले लिया, तो जिसमें मटेरियल है वो आ गया। तो मेरा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, मेरा आंसर ये हो जाएगा। इसको मैं जरूर फोटो से समझा सकता हूँ। देख, मुझे एरिया लेना है, मुझे एरिया लेना है। अच्छा, अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है, एरिया ले लो, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन जरा सोच के देख,
कौन सा एरिया? जिसमें मटेरियल है वो एरिया, मटेरियल वाला एरिया, ये मटेरियल वाला एरिया, मटेरियल वाला एरिया, मटेरियल वाला एरिया। ओके, तो भाई खाली कितना है? तो शायद ये खाली रहा, ये खाली रहा। इसका रेडियस कितना है? r1। ओके, पूरा कितना है? ये रहा पूरा। इसका रेडियस कितना है? r2। तो सोच, इसी r2 में से r1 को घटाऊंगा, r2 में से r1 को घटाऊंगा तो बचा हुआ मिलेगा ना, ये वाला। वही तो मैंने किया है, यही मैंने किया है कि हमने इसको कैसे लिख लिया? हमने लिख लिया पाई r2 स्क्वायर, पूरा में से खाली, मतलब पूरा में से पूरा एरिया माइनस खाली का एरिया, तब मेरा काम यहां से हो गया। दिस इज हाउ यू कैन गेट द आंसर। तो ये होगा, देखिएगा, इस तरह का हॉलो सिलेंडर हो तो सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब एक सिचुएशन है मेरे पास, कह रहा है कि मेरे पास 5:3:1 इस फॉर्मेट में मेरे पास कह रहा है कि 3 कॉपर वायर्स have their length in the ratio 5:3:1 and their masses in the ratio 1:3:5. 1:3:5. This is how you have to solve. Anyways, समझाता हूं मामला क्या है। देखिए देखिए, समझते हैं। अब सबसे पहले इसने बातें दी अपने को, कहा कि आप L1:L2:L3 लगाओगे तो आपको मिलेगा 1 1 नहीं, पहले 5 है, पहले मिलेगा आपको 5:3:1। ये तो एक बात है कि लेंथ का रेशियो ऐसा है। फिर समझो, फिर इसने कहा M1:M2:M3। अगर ये रेशियो है आपके पास तो ये है 1:3:5। ये क्वेश्चन में दो बातें इसने दी है, और हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। भाई दो बातें दे के रेजिस्टेंस पूछना चाहते हैं, बिल्कुल। अब देखिए R इक्वल्स टू हम सोचते हैं ρL/A, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब क्या करो, अब मुझे अल्टीमेटली जाना कहाँ है, तो मुझे मास चाहिए और लेंथ चाहिए। ये बात समझो, टारगेट क्या है। अब क्या है टारगेट समझना, मुझे मास एंड लेंथ चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा। मास और लेंथ चाहिए। अब सारी लड़ाई मास और लेंथ को ढूंढने में होनी है, और मेरे पास ऑप्शन एक ही है, R इक्वल्स टू ρL/A। यहां से मास तक पहुंचना है। अच्छा, क्या कर सकते हैं? अब इसको अगर मैं ऊपर नीचा L से मल्टीप्लाई कर देता हूं, L से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पता क्या फायदा होगा? ये देख, ये बन गया तुम्हारा रो, और L रह गया L², और नीचे आ गया तुम्हारा एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम। और मेरे मन में एक विचार आया, मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मैं कहीं डेंसिटी डेंसिटी लिखना चाहता हूं, तो डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं ऊपर में मास और नीचे में वॉल्यूम। इसी की हेल्प से वॉल्यूम को मैं रिप्लेस कर सकता हूं मास अपॉन डेंसिटी से, मास अपॉन डेंसिटी से। तो बस हो गया। अब आपको अब आपको रो चाहिए था, अब पकड़ लीजिए इसको, अब पकड़ लीजिए, आपने बात भी समझ ली होगी। अब आपको R इक्वल्स टू, ये आ गया ऊपर में रो L² अपॉन नीचे में तुम्हारे पास था वॉल्यूम। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ρL², वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम को तुम लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी। देखो डेंसिटी को मैंने रो नहीं लिखा है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। मास अपॉन डेंसिटी, ये है R की वैल्यू। अब थोड़ा विचार करो, सोचो भाई,
कॉपर वायर दे रखा है, मटेरियल तो फिक्स है, तो मटेरियल फिक्स है तो डेंसिटी तो फिक्स रहेगा ना। इसमें सुनना, एक ही मटेरियल की बात है, मटेरियल गिवन है कौन सा, कॉपर, तो उसका डेंसिटी तो फिक्स होगा। भाई डेंसिटी फिक्स, अब देखना मटेरियल पे रो भी तो डिपेंड करता है, ये भी कह रहा है कि कॉपर दे रखा है, तो भाई ना मुझे इसकी टेंशन है ना मुझे इसकी टेंशन है, मतलब इन दोनों पे अगर अब जरा सोचा जाए तो आर मेनली डिपेंड किस पे कर रहा है, ऊपर में एल स्क्वायर और नीचे में मास, इसी पे तो आर डिपेंड कर रहा। और बस यही बात समझ में आ गई, अपना काम बन गया, अपना काम बन गया। आराम से सोच सकते हैं भाई, रो कांस्टेंट है क्योंकि रो भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, भाई डेंसिटी कांस्टेंट है क्योंकि डेंसिटी भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो रो रेजिस्टिविटी है इसलिए मैंने डेंसिटी को रो नहीं लिखा। अच्छा चलिए भाई, अब तो हो गया, अब तो खेला, यही लड़ाई है, आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर अपॉन एम की। अब ये तुम अच्छी तरीके से लड़ना जानते हो कि अब आप देख लो, R1 इज टू R2 इज टू R3, क्या होगा, R की जगह पे मैं लिखूंगा L1 का स्क्वायर अपॉन M1, यहाँ से L2 का स्क्वायर अपॉन M2, यहाँ से L3 का स्क्वायर अपॉन M3। भाई देख L1 क्या था, 5 का स्क्वायर, पहले का मास का रेशियो 1, L2 क्या था 3 का स्क्वायर, M2 के मास का रेशियो 3, L3 क्या था 1 का स्क्वायर और इसका 5, क्या हो गया 25, 25 25, आ जाओ देखते रहना, ऊपर में आ गया तुम्हारा 25/1 इज टू 9/3 इज टू 1/5, क्या जुगाड़ है, 5 से गुना कर दीजिए सबको, 5 से गुना कर दीजिए 125, और 5 से जाएगा 9 पचे 45 और ये 15 15 और 5 से कर रहे हैं तो ये 1। भाई साहब ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, बताइए चैट बॉक्स में अगर कोई डाउट है। 25:3:1 नहीं होगा दीदी, कौन है ये, सिम्मू गेस्ट, गोली मार दूंगा। सर 5 से कट किया है, कौन 5 से कट करेंगे, 5 से कैसे काटिएगा बताइए, 125 और 5 से कटा 1 को, 1 को छोड़ देने का, मस्त, 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1/5 में हो जाएगा ना वो, बोलो 3 है ना भाई, तीनों पे ध्यान देना है, तीनों के साथ देखो मैंने निकाला तो मैंने 5 से गुना कर दिया, तो मैंने, यस सर सॉरी, यस यू हैव टू बी सॉरी। चलिए अगला, अगला आखिरी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, छोड़ रहा हूं थोड़ी देर, अगला आखिरी देखना, ये क्या है, मेटल वायर वाला सवाल है, अच्छा ठीक है, मेटल वायर वाला सवाल। अब इस सवाल, अभी इसको हटाइए और पहले थोड़ा पढ़ लीजिए, पहले थोड़ा पढ़ लीजिए फिर आपको बात समझ में आएगी। आराम से सुनो, अंतिम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, 10-15 मिनट सुनो उसके बाद सो जाना। अभी मेहनत कर लोगे, मेहनत फिर मेहनत बोल दिया मैंने, अभी पढ़ लोगे तो बाद में आसानी रहेगी, बाद में काम नहीं होता है, मेहनत नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी पढ़ लोगे, मेहनत सबसे सस्ता काम है पढ़ना, बढ़िया एसी चल रहा है, बैठे हैं पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको, पंखा चला रहे, एसी चला रहे, पेट में खाना है ही सही, अंग्रेजी अलग घर में दिखा रहे होगे रुतबा कि मैं तो पढ़ रही हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, है मम्मी पापा के सामने एकदम से अट्रशन, हमारी बेटी हमारा बेटा इतना मेहनत करता है, सबसे सस्ता काम है पढ़ना, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मेरी बात तो मानो, क्योंकि मैं सबसे बदमाश स्टूडेंट रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सबसे आसान काम है पढ़ना,
इसके बाद जो भी काम है सब टफ है, क्योंकि पढ़ने का समय ही ऐसा होता है जब सब लोग आपको कोऑपरेट करते हैं। एक बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, समझिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एजुकेशन का समय है जब तुमको सब कोई कोऑपरेट करता है। कम से कम घर में हल्ला नहीं होने देता कि चुप रहो, राजू पढ़ रहा है, चुप रहो, रानी पढ़ रही है। इसके अलावा जैसे आप बड़े होते हैं ना, फिर आपको काम करने में सिर्फ लोग डिस्टर्ब करते हैं, कोई कोऑपरेट नहीं करता, कोई तुम्हारे लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाता नहीं है। सिर्फ पढ़ने के समय ही तुम्हारे लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया जाता है और लोग इसका सम्मान करते हैं कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर वाले। और बाद में यही घर वाले तुम्हारी मतलब ऐसी तैसी कर देंगे जब तुम बड़े हो जाओगे। इसीलिए इस समय का फायदा उठाइए। सिर्फ पापा से पूछना कि भाई क्या आप जो काम कर रहे हैं, आपको लोग आपके उस काम को शांति से करने देते हैं? नहीं, सिर्फ उंगली करते हैं। ऑफिस में इतनी राजनीति होती है, तुम पगला जाओगे। पूछना पापा से। ऑफिस में होती है राजनीति, बिजनेस में प्राण चला जाता है। सिर्फ पढ़ाई ही है जो आपको शांति से, मेंटली पीस के साथ आप पढ़ते हैं और लोग उसमें आपको कोऑपरेट करते हैं। इस गोल्डन टाइम का फायदा उठाओ। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मानना भाई। ये समय, ये मजादार समय, ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट कभी नहीं आएगा लाइफ में, कभी नहीं आएगा। मेरी भी बहुत इच्छा होती है कि मैं बड़ा खुश मन से पढ़ाऊं, नहीं कोई नहीं पढ़ाने देगा। तरह तरह की चीजें, तरह तरह का डिस्टर्बेंस, ये वो, फैमिली, दुनिया जहान, बहुत सारी बातें। इसीलिए समय का फायदा उठाने का, बात सुनने का, मस्त पढ़ने का। और आपको एक बात सिखाने जा रहा हूँ, उसको एकदम से जहन में बिठाने का। क्या है कहानी? हमसे कभी कभी पूछा जाता है स्ट्रेचिंग से रिलेटेड सवाल। स्ट्रेचिंग बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रेच कर दिया किसी चीज को, स्ट्रेचिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब देख, कोई चीज है मेरे पास, सोचो, कुछ बात करना चाहता हूं, ध्यान सुनो भाई। कॉपर का कोई वायर है, ऐसे सोचो, एक एक चीज सोचो। कॉपर का वायर, मेरे पास कॉपर का वायर। इस कॉपर के वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया। भाई कॉपर के वायर को स्ट्रेच करूंगा तो क्या गोल्ड बन जाएगा? क्या गोल्ड बनेगा क्या? अरे जवाब दो, अरे मैसेज में जवाब दो। कॉपर के वायर को स्ट्रेच करूंगा तो गोल्ड बनेगा क्या? कॉपर के वायर को स्ट्रेच करूंगा तो गोल्ड बनेगा क्या? कॉपर के वायर को स्ट्रेच करूंगा तो गोल्ड बनेगा क्या? क्या आंसर है? नहीं, 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 नहीं। अच्छा, इसका मतलब कॉपर के वायर को स्ट्रेच करूंगा तो गोल्ड नहीं बनेगा। ऐसा होता तो मजा आ जाता, स्टील खरीद के लाते, खींच के गोल्ड बना लेते। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कॉपर है, मटेरियल है। इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है, स्ट्रेच करने से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, समझ लीजिए। डेंसिटी में नो चेंज, भाई नो चेंज। कारण कॉपर के वायर है, खींचूंगा तो कॉपर ही रहेगा, तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं। अच्छा ठीक है भाई, अब समझो, अब समझो दूसरा। चलो भाई, एक तो मान लिया कॉपर है, कॉपर ही रहेगा। मान लो कॉपर है मेरे पास और उसका मास है 500 ग्राम। 500 ग्राम मास है, 500 ग्राम का कोई सामान है, मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया। मजा आ गया। कितना बन जाएगा वो? 1 kg। 1 kg बनेगा क्या? बताओ, 500 ग्राम का सामान है, स्ट्रेच करोगे 1 kg का बनेगा क्या? 500 ग्राम का सामान है, 500 ग्राम का तुम्हारा तकिया 200 ग्राम, खींचोगे 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 1 किलो का बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बकवास कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। 500 ग्राम का सवाल है तो 500 ग्राम ही रहेगा। इसका मतलब स्ट्रेचिंग करने से जो मास है उस पे कोई चेंज नहीं आता, मास भी कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब ओहो, दो बातें तो अच्छी समझ में आ गई।
दो बातें अच्छी समझ में आ गई कि जैसे ही मैं स्ट्रेच की बात करूंगा, दो बातें जिस पे मुझे बिल्कुल भरोसा है वो ये कि उसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी में भी फिक्स रखना है, और जो उसका मास है, मास भी फिक्स रहेगा। इनमें तो कोई चेंज नहीं है, इसकी तो अब पूरी गारंटी हो गई। अब आओ फिर समझते हैं। अब लड़ाई ये है कि अगर कहीं डेंसिटी लिखा है तो डेंसिटी बराबर दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब देख मजा, डेंसिटी सोच कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। ओहो भाई साहब, यानी कि अब देखना कांस्टेंट इक्वल्स टू मास, यानी कि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो नीचे जो टर्म है इसकी भी मजबूरी है, इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। और नीचे जो टर्म है उसका नाम है वॉल्यूम, नीचे जो टर्म है उसका नाम है वॉल्यूम। मतलब एक मजेदार बात आ गई कि वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा कब? जैसे ही मैं स्ट्रेचिंग वाले सवाल को देखूंगा, जैसे ही मैं देखूंगा कि यहां से स्ट्रेचिंग वाले सवाल आ रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग वाले सवाल में मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूंगा। सीधी बात, स्ट्रेचिंग वाले सवाल में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूंगा। अब एक एक बात बता रहा हूँ, गौर फरमाइएगा, देखते रहिएगा, 10-15 मिनट सुनना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा। तो भाई बात ऐसी है कि मेरे पास इस तरीके का एक वायर था, इस तरीके का वायर है, बढ़िया बात है। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास मान लो पहले A1 था और रेजिस्टेंस इसका R1 है, और मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई ली है वो लिया है L1। मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो देखो थोड़ा पतला हो जाएगा। जैसे ही इसको स्ट्रेच किया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब नया लिखूंगा जरूर, तो माना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया नया वाला A2, रेजिस्टेंस भी बदलेगा क्योंकि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। अब देखना, अब इसकी दूरी, अब फोर्स बदल गई, ये दूरी हो गई L2, इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही, ठीक है, मैं मान गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख क्वेश्चन का क्या है, मैं आपको केस वाइज समझाता हूँ। केस वन समझो, जब क्वेश्चन में लेंथ की बात हो, जब क्वेश्चन में लेंथ की बात हो, जब क्वेश्चन में लेंथ की बात हो, मतलब सारा फोकस किस पे होना चाहिए, लेंथ पे। अब देख रिलेशन R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, इसमें तो भाई अब कोई संदेह है ही नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, R इक्वल्स टू रो, लेंथ की बात है, सिर्फ लेंथ पे फोकस करना है, सिर्फ लेंथ के साथ क्या रिलेशन है वो देखना। अब मन में स्ट्रेचिंग वाले सवाल में वॉल्यूम कांस्टेंट, स्ट्रेचिंग वाले सवाल में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्या जादू हो जाए कि लेंथ भी बचा रहे और वॉल्यूम भी मिल जाए, लेंथ भी बचा रहे और वॉल्यूम मिल जाए, मजा आ जाएगा। यानी कि मेरा टारगेट, मेरा सोच क्या है, लेंथ भी बचा रहे प्लस वॉल्यूम मिल जाए। अरे तभी तो कंपेयर हो जाए। यही टारगेट लेके कुछ जुगाड़ लगाना चाहूंगा, यही टारगेट लेके कुछ जुगाड़ लगाना चाहूंगा, तो मजा आ जाएगा। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। अब मैं लेंथ भी बचाना चाहता हूँ, वॉल्यूम भी चाहता हूँ, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई डिवाइड, अरे मजा आ गया। R इक्वल्स टू रो तक तो ठीक था, अब ये एल एल मिलके एल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, वॉल्यूम, नीचे क्या बन गया, वॉल्यूम। मजे से देखो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, और समझना गिवन मटेरियल के लिए रो भी कांस्टेंट होता है। तो ये और ये दोनों आ गए भैया कांस्टेंट,
तो सारा फोकस इस आर का इस एल स्क्वायर के साथ हो गया। अब देखो मजे से, जब क्वेश्चन में लेंथ की बात हो तो डायरेक्टली आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर लगाओ, आर इक्वल टू एल स्क्वायर लगाओ जब क्वेश्चन में लेंथ की बात हो। ये बात समझना, जब क्वेश्चन में लेंथ की बात हो, लेंथ की बात हो। ओके, अच्छा तो भाई दूसरा क्या होता है? दूसरा वो क्वेश्चन में रेडियस देता है। केस टू मजेदार मजेदार, जब क्वेश्चन में रेडियस की बात हो, रेडियस की बात हो, तुम देखो कितनी रिसर्च के बाद चीजें निकालनी पड़ती है कि ये सिचुएशन होगा, वो सिचुएशन होगा। बिल्कुल, अब आपको क्या बात को फॉलो करना पड़ता है कि हाँ भाई जो दिया है उसको तरीके से काम करना है। अब देख मुझे रेडियस तक पहुंचना है, अब मजे में क्या रहना चाहिए मन में। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, देख मुझे कुछ भी हो जाए वॉल्यूम तो चाहिए ही, तभी कंपेयर कर पाऊंगा। वॉल्यूम चाहिए प्लस रेडियस चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए प्लस रेडियस चाहिए, तभी कंपेयर हो पाएगा। अच्छा भाई, अच्छा है। चल, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, डन, नो प्रॉब्लम। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रेडियस, मतलब नीचे एरिया छोड़ देते हैं तो ऊपर नीचे अब की बार एरिया से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख अब मुझे लेंथ थोड़ी ना चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो एल इंटू ए करूंगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, बस हो गया। अब देख आर इक्वल्स टू रो, है ना, ऊपर में वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है, मजा आ जाएगा, और नीचे में एरिया का स्क्वायर। अब देखो मजे से, अब देखो मजे से भाई, ये रो कांस्टेंट, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्योंकि मटेरियल कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट, वॉल्यूम तो होता ही है। इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल 1 एरिया का स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल 1 एरिया का स्क्वायर। अच्छा, एरिया के अंदर दो लोग हैं, कौन? पाई है और आर स्क्वायर। भाई इसका मतलब ये लिखा हुआ है आर प्रोपोर्शनल 1 जो इसका रेडियस है उसका पावर 4, जो कि एरिया का स्क्वायर था, रेडियस का पावर 4, रेडियस का पावर 4। समझिएगा, रेडियस को क्या लिखा जा सकता है? रेडियस को लिखा जा सकता है डायमीटर बाय 2। तो इसका मतलब तुम यहां कह सकते हो आर प्रोपोर्शनल, आर के जगह देख रेडियस के जगह लिख डायमीटर बाय 2 का, डायमीटर बाय 2 का पावर 4 लिख सकता है। अब ये 2 खुद कांस्टेंट है, तो इसका मतलब तुम यहां कह सकते हो डायमीटर, डायमीटर का पावर 4। जो हाल रेडियस का होता है वही हाल डायमीटर का भी होता है। क्यों? क्योंकि रेडियस को तुम लिख सकते हो डायमीटर अपॉन 2, और ये 2 पहले से ही कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर 4 कांस्टेंट ही होगा। प्रोपोर्शनैलिटी पे कांस्टेंट का असर थोड़ी ना पड़ता है, इसीलिए जो हाल रेडियस का वही हाल डायमीटर का। बात ध्यान रखनी है। तो भाई देखो इतना बकबक कर दिया आपने, आप तो बताओ कि भाई मैं क्या क्या ध्यान रखूं। रात के 11:16 हो रहे हैं, मैं तो नींद ले रहा हूँ, नींद ले रही हूँ, और आप बके जा रहे हो। तो सीधा सीधा बताओ समरी क्या है इसकी। मैं बोलूंगा देख, जैसी देखो स्ट्रेचिंग वाले सवाल मिले, जैसी स्ट्रेचिंग वाले सवाल मिले, स्ट्रेचिंग वाले सवाल में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वॉल्यूम आपका रहता है कांस्टेंट, लेकिन कुछ चीज़ें अगर याद रहे तो मज़ा आ जाएगा। वो है आर प्रोपोर्शनल 1 एरिया का स्क्वायर जो होता है, दूसरी भाषा में इसको कह सकते हो 1 रेडियस का पावर 4, या फिर कह सकते हो 1 जो इसका डायमीटर है उसका पावर 4। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। अब तुम बोलोगे कि भाई इसका क्या मतलब है, यहाँ से सवाल कैसे आता है? तो यहाँ से सवाल आते हैं परसेंटेज चेंज वाले।
परसेंटेज चेंज वाले सवाल यहां से बनते हैं। परसेंटेज चेंज वाले सवाल कैसे बनते हैं भाई? पहली बात, ए पार्ट देख लो। आर प्रोपोर्शनल, अगर एल स्क्वायर की कहानी ही देखोगे, आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर की कहानी देखोगे और यहाँ पे परसेंटेज चेंज की अगर तुम बात करोगे और ये परसेंटेज चेंज लेस देन अगर 5% हो, लेस देन 5% हो, तो तुम कहानी जानते हो। आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर हो और परसेंटेज चेंज लेस देन 5% हो, परसेंटेज चेंज लेस देन 5% हो, परसेंटेज चेंज लेस देन 5% हो, आप जानते हैं कि यहाँ से डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% जब आपको लिखना होगा तो पावर बस इधर, इसके पावर में क्या है 2, बस 2 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल और ये इंटू 100% ये आएगा। ये तो एक बात हो गई। उसी तरीके से अगर अगर मान लो परसेंटेज चेंज 5% से कम की बात चल रही है, उसमें डी पार्ट मान लीजिए अगर हमसे सवाल इस पे पूछा जाए एरिया पे, एरिया पे, तो पता है इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, देखो ये एक तरीके से ऐसे भी तो लिखा हुआ है, आर प्रोपोर्शनल ए का पावर -2, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इक्वल्स टू, अभी पावर में -2 है, -2 बाहर आ गया तो -2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, ये हो गया। दो बातें ये हो सकती है। अब सुनो, इसमें एक क्या आ सकता है रेडियस का, तो आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रेडियस, और रेडियस का पावर क्या है हमारे पास 4, रेडियस का पावर 4, तो बस हो गया। जैसी रेडियस का पावर 4 आएगा तो ये आ गया मेरा डेल्टा आर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ रेडियस का पावर -4। एक ही तरीका है, ये एक ही बात है। तो देखिए डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% इक्वल्स टू क्या बना, अब पावर में माइनस है तो -4, अब यहाँ से डेल्टा आर बाई आर है ना इंटू 100%। ठीक है, ये मैंने रेडियस को मैंने छोटा आर लिखा है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है। हाँ, जब परसेंटेज चेंज ज्यादा रहे, परसेंटेज चेंज अगर 5% से ज्यादा रहे, तब तो तुम जानते ही हो 5% से ज्यादा वाले में तो तुम जानते ही हो, कम वाले में टेंशन है, कम वाले में टेंशन है, तो बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब एक सवाल ये कर लो अंतिम जाते जाते, ये क्या है, लेंथ एल और 2l, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो 5% से ज्यादा वाले, ये कर लीजिए। Wire stretched by 30% of its original, find percentage increase in resistance। समझिए, समझिए, मैंने आपको समझा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। देखिए मैंने आपसे कहा है, एक बार याद दिला देता हूँ, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और हमारे से कोई पूछे फ्रैक्शनल चेंज, तो कोई अगर हमसे पूछे फ्रैक्शनल चेंज, ये कहानी कब की हो रही है 5% से ज़्यादा पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। कोई पूछे परसेंटेज चेंज, तो ये हो जाता है फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100%। ये जो भी यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम 100 से, तो ये फ्रैक्शनल चेंज की कहानी ऐसे हो जाती है। अब देखिए
तो कुल मिला के बात ये है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब तुम समझो मुझे क्या चाहिए, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100%। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा परसेंटेज चेंज। अब चेंज ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इंक्रीज है तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये मैंने लिख दिया। अब जरा सोच इसको लिखने का तरीका, इसको मैं खोल दूंगा, R2 अपॉन R1 माइनस R1 अपॉन R1, यही तो लिखा है मैंने, इंटू 100%। सोच इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100%। ये सब मैंने क्या लिखा है, ये मैंने वही लिखा है जो इसने हमसे पूछा है, जो पूछा है वो सही मायने में ये है, R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100%, ये हमसे पूछा हुआ है। इसी तरीके से R2 अपॉन R1 निकाल लीजिए। अब देखिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट बताया आपको, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए। अब देखिए मामला, भाई मेरे पास इनिशियल लेंथ कितना है, 100 मान लेते हैं ना, सिखाया था आपको, परसेंटेज चेंज में 100 मान लो, एल फाइनल 130 हो जाएगा, 30% बढ़ाया है। अब देख आर प्रोपोर्शनल है तुम्हारे पास एल स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, इसी तरीके से R2 अपॉन R1 पता कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, यही L2 अपॉन L1 इसका स्क्वायर। अब देख लो L2 कितना है 130, ये कितना है 100, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया, ऊपर में 169 और नीचे में 100, आ जाओ नीचे। अब देख तुम्हारे पास डाटा क्या है, तुम्हारे पास डाटा है R2 अपॉन R1 और ये कितना है 169 अपॉन 100। अब देख तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए ये, ध्यान से देख, R2 अपॉन R1 माइनस 1 तुमको चाहिए। अब देख इसको बनाओ, इसको R2 अपॉन R1 इधर भी -1, अब यहाँ करोगे तो इक्वल है, इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देख तुम जैसे ही इसको 100 से गुना करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही तुमसे पूछा था। तो आंसर कहाँ मिलेगा, ये जो तुमको मिलेगा ये आंसर होगा। तो भाई मैंने इधर 100% से मल्टीप्लाई किया, इधर भी करना पड़ेगा, बस हो गया, खेल खत्म। क्योंकि ये जैसे तुमने सॉल्व किया ना, देख ये क्या बन गया, एलसीएम ले लो, ये बन गया 169 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100%। भाई काट पीट दो, ये कितना आ गया मेरा 69%, ये आंसर आ गया 69%, खत्म। 69%, कितना आसान है, यही है कहानी, यही है कहानी। आराम से परसेंटेज वाले सवाल आप ऐसे निकाल सकते हैं। बोलिए 23 किसने दिया था भाई, 23 किसने दिया था, ठीक है, ठीक है, चलिए बस आज इतना ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया तो